ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था, कैसे क्या कहते हैं, किसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपली आपके पास क्या होता है, मेजर ऑफ चांसेस है। अब वो मेजर करने के लिए अपनी आसानी के लिए हमने दो तरीके सीखे हैं। एक तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्री डायग्राम बनाना, एक तो, और दूसरा हमारे पास सैंपल स्पेस होता है, वो भी हम बनाना भी सीखेंगे आज। ट्री डायग्राम और सैंपल स्पेस का मकसद ये होता है, हेलो, ट्री डायग्राम और सैंपल स्पेस का मकसद ये होता है कि आपको क्या पता चलता है, सारी पॉसिबल आउटकम्स वो हमें सामने निकाल के देता है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हमें चूज करने में आसानी होती है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही काम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ये इंग्लिश में घुमाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अपना आप को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, या जरूरत पड़ती तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। अभी फिलहाल हमारा ये वाला सवाल है, इसमें ट्री डायग्राम बनेगी। बता क्या रहा है आपके पास कि रेचल है और एक एना है, प्ले ईच अदर एट बैडमिंटन, ईच गेम रिजल्ट इन आइदर अ विन फॉर रेचल और अ विन फॉर एना। ठीक है, या तो जाहिर सी बात है मैच होगा तो रेचल जीतेगी या तो एना जीतेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेचल, रेचल ही होता है ना, क्या होता है रेचल, अजीब सा लग रहा है, विनिंग द फर्स्ट गेम इज 6। क्या रकेल होता है, रकेल होता है या रेचल होता है। तो क्या कह रहा है कि पहला मैच अगर होता है तो रेचल को जीतने के हमारे पास चांसेस क्या जीतने के, 0.6 है। तो जाहिर सी बात है, फिर उल्टा अगर एना की बात करते हैं तो एना को जीतने के लिए कितने चांसेस होंगे, अगर रेचल विन करेगी या फिर हमारे पास एना जीतेगी। अभी जीतने की बात हो रही है पहले मैच में, ये फर्स्ट मैच है, तो रेचल के जीतने के चांसेस हमारे पास 0.6 है। तो दूसरा हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है कि एना जीत जाए और रेचल हार जाए, तो उसका 0.4 हो गया, क्योंकि हमारे पास एक ही मैच हो रहा है और दो ही आउटकम हो सकता है। तो टोटल इनका सम हमेशा ईच ब्रांच के लिए टोटल सम हमारे पास 1 होता है प्रोबेबिलिटीज का। फिर कह रहा है इफ रेचल विंस अ पर्टिकुलर गेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.6। कि अगर रेचल पहला जीत गई तो अगला जीतने की इसके पास चांसेस कितने हैं, 0.6 है। तो पहला जीत गई यहाँ पर, और अगर वापस दूसरा खेलेगी तो जीतने के 0.7 हो गए, 0.7 सॉरी, मैंने 0.6 बोल दिया। और रेचल एना का क्या हो जाएगा, 0.3, क्योंकि टोटल हमेशा में 1 होता है। मगर अगर वो हार जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट गेम है 0.4। अगर रेचल हार गई, मतलब एना जीत गई, तो रेचल के जीतने के चांसेस 0.4 हो गए, क्या उल्टा ही बोल रहा हूँ मैं बात, और एना का क्या हो जाएगा 0.6। तो इतनी सारी इसने जो इंग्लिश बोली थी, हमने ये डायग्राम बना के उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे कह रहा है बाय यूजिंग ट्री डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बताया था किस तरीके से करते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब कंडीशन इसने क्या दी है कि रेचल विंस द फर्स्ट गेम, गिवन, सॉरी, कंडीशन ये दी है गिवन दैट शी लूजेस द सेकंड। अब हमें इसने ये बता दी है कि हमारी कंडीशन ये है कि रेचल जो है दूसरा वाला हार ही रही है, तो इसका मतलब है कि मैं, मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो वाली सारी कंडीशंस जहाँ पे रेचल हार रही है। तो रेचल हार रही है, पहला जीत के रेचल हार जाए, या तो फिर पहला भी हारे और दूसरा भी हारे। सही है, क्योंकि इसने कंडीशन क्या दी थी, गिवन दैट रेचल लूजेस द सेकंड। तो जो कंडीशन होती है ना, वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो रेचल किस केस में हार रही है, सेकंड वाले में, या तो पहला जीत के दूसरे में आ जाए, या तो पहला भी आ जाए दूसरे में भी आ जाए। तो ये दोनों चीजें हमारे डिनोमिनेटर बन गई, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से भी हमें कौन सा चाहिए कि रेचल जो है पहला वाला जीत जाए, तो इन दोनों में से कौन सा वाला ऊपर आ जाएगा, रेचल और एना, कि पहला वाला जीत जाए फिर हार जाए। ये हमारा, इसने कहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने रेचल एना को ऊपर रखा और नीचे रेचल एना, एना एना को नीचे रखा, और इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी सिंपल। तो इसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे, रेचल और एना का 0.6 टाइम्स 0.7, ये ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 टाइम्स 0.7 प्लस एना एना 0.4 टाइम्स 0.6। सही है, इसका आंसर निकाल लो भाई कैलकुलेटर का काम है। इसने 5 मार्क इसने दे दिए इस छोटी सी चीज के लिए। नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, सवाल पढ़ा आपने, बैडमिंटन मोबाइल को चला रही थी, सारे रिकॉर्ड हो गए। रेचल और एना दो लड़कियां हैं, दोनों बैडमिंटन खेल रही हैं और 2 मैच खेल रही हैं, और उसने बोला है कि पहला मैच रेचल जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो मैंने लिख दिया कि रेचल पहला जीत गई 0.6 में। फिर कह रही है कि एना, जाहिर सी बात है अगर रेचल हारेगी तो एना जीतेगी, एना के जीतने के कितने हो गए, 0.4 हो गया। टोटल कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर रेचल पहला जीतती है तो अगला जीतने के लिए 0.7 उसके चांसेस है। तो रेचल पहला जीत गई,
वापस रेचल जीते उसका 0.7 हो गया, और वही अगर हारने की क्या हो जाएगा 0.3 हो गया, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है। और अगर ऐसा होता है कि रेचल अगर हार जाए बट इफ शी लूजेस, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है, या तो रेचल जीतेगी या हारेगी, दो पॉसिबिलिटीज है ना। 0.7 उसके रेचल के जीतने की है, तो 0.3 हारने की है। टोटल हमेशा 1 होता है ना, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है, याद रखना है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा, तो 1 में से माइनस किया ना 0.7, 0.3 या तो जीतेगी या हारेगी। 0.1 माइनस 0.7 क्या होता है, 1 माइनस 0.7 0.3 होता है। ठीक है, फिर से बोला था कि अगर रेचल हारती है पहला, तो पहला अगर हारती है, if she loses the first one, the probability of her winning the next game is 0.4। अगर पहला हार जाए तो 0.4 उसकी थी, कहना जीत जाए, तो जीतने की इसकी कितनी है 0.4 हो गई। हाँ, तो 1 माइनस 0.4 क्या, तो रेचल के हारने की बदल गई। सही है, ये ट्री डायग्राम बन गई। इसी तो था, नहीं इजी, सही था ना। इंग्लिश समझनी आप, इंग्लिश समझ में आ गया तो काम आसान। फिर इसने बोला था कंडीशन क्या दी है, देखो गिवन के बाद जो लिखा हुआ था ना वो हमेशा कंडीशन होती है। गिवन के बाद क्या लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ उनको पकड़ा जिसमें वो सेकंड मैच में हार रही है रेचल। तो सेकंड मैच में हार रही है रेचल, पहला जीता दूसरे में हारे, या तो पहला भी हारे दूसरे में भी हारे, इन दोनों कंडीशन में रेचल दूसरा वाला हार रही है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर बन गया। और इसमें से मुझे रखना किसको था कि रेचल विंस द फर्स्ट गेम, तो रेचल और ये आर ए वाला हो गया, अगर रेचल पहला जीते दूसरा आ जाए, तो मेरा ये ऊपर आ गया। बाकी मैंने कैलकुलेटर से किया और काम आसान हो। नेक्स्ट पार्ट क्या करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेचल विंस 2 गेम्स एंड लूजेस 1 गेम आउट ऑफ द फर्स्ट 3 गेम्स दे प्ले। 3 गेम्स कहाँ से आ गया, बट इफ शी लूजेस, इफ रेचल विंस अ पर्टिकुलर गेम, अच्छा सही है। और अगर वो हारती है कोई पर्टिकुलर, तो उसको मैं अगर आगे कंटिन्यू भी करूँ ना, जैसे बोला फर्स्ट 3 गेम ना, तो तीसरे गेम तक मुझे बनाया हुआ ही नहीं है, मेरे पास है नहीं, जब आगे बनाया नहीं है, उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे। ये सिमिलरली ये भी आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ये भी आगे कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं नहीं करते वो देखते हैं। इसने बोला क्या, विंस 2 गेम्स एंड लूजेस 1 गेम आउट ऑफ द फर्स्ट 3 गेम्स दे प्ले। तो इसकी क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है कि 2 जीत रही है ना, रेचल एना, 2 जीते 1 हार जाए। फिर हो सकता है रेचल एना सॉरी रेचल एना रेचल, और तीसरा क्या हो सकता है कि पहला एना जीते और फिर एना रेचल हो। तो इन तीनों केस में हमारे पास यही है कि 2 गेम जीती और 1 हारी। सही है, रेचल एना का क्या हो जाएगा 0.6। सही है, फिर अगला जीत रही है 0.7। फिर इसने बोला था कि अगला हार रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0.7 होगा इधर रेचल जीतने का, और इधर एना के जीतने का क्या हो जाएगा 0.3। ठीक है, इसने बोला था कि अगर पिछला वाला जीती है तो अगला वाला जीतने के लिए 0.7 है, तो ये पिछला वाला जीती थी ना 0.7, तो अगला वाला भी 0.7 हुआ, और हारने का 0.3 हुआ, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0.3। रेचल निकालना है, तो पहला रेचल जीत रही है 0.6, फिर 0.3 है, फिर हारने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की वापसी। इसने बोला था कि अगर हारती है तो अगला जीतने की 0.4 है, ये रहा, तो 0.4 और 0.6 होगा, तो आगे ये क्या हो गया 0.4। फिर इसने बोला एना रेचल, तो 0.4 टाइम 0.6 सॉरी 0.4 होगा और 0.4 होगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 0.7। सही है, कि अगर जीतती है उसके बाद अगला जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और हारने की 0.3 है। अब मैं इन तीनों को निकाल के ऐड कर लूंगा, क्या आता है कैलकुलेटर का काम है। अच्छा सवाल था ये, घुमाया वाला सवाल। सही है मैम, समझ में आया। जी बाकी आगे कैलकुलेटर काम है। 3 गेम खेलेंगे ना, अभी जब मैं डेटा में आया था 2 गेम करा, तो बता आपके सामने तो बनाई इसके 3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन दी होती है, कंडीशन क्या दी दैट शी यूजेस द
given that she loses the second उसको हारवाना है जानबूझ के, तो मैं सिर्फ नीचे क्या रखा जहाँ पर वो सेकंड में हारी है, इसमें भी तो सेकंड में हारी है, तो बता दो ना गिवन दैट से पहले लिखा होता है, ये तो मैंने बताया दूसरे वाले में हारना चाहिए। विन लॉस लिख के दिखाओ, नहीं आता समझ, विन लॉस भी कर सकते हैं, हाँ विन लॉस तो दिखाने समझ आता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? सर 0.31 0.31 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 9 मार्क इसने ऐसे ही दे दिए। वर्किंग S1 में हमेशा कम होती है, मार्क्स ज्यादा होते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। यहाँ पर ये सैंपल स्पेस वाला काम है, सैंपल स्पेस में वहां पर काम आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसने बोला है कि 2 फेयर डाइस आर ड्रॉन, डाइस का तो मतलब पता है ना, लूडो जिससे खेलते हैं। ठीक है, और इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। उसने बोला है कि वो 2 फेयर डाइस को, ठीक है, उसने इवेंट ए, मतलब एक इसने इवेंट बताया ए है, विद द स्कोर्स डिफर बाय 3, मतलब डिफरेंस ऑफ द स्कोर जो भी हमारे पास आता है, उसने डाइस फेंका और जो नंबर आ रहा है उसको उसने सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। फिर इवेंट बी है द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स, कि हमारे पास जो भी डाइस आए 1 2 जो भी नंबर है 3 4 आए जो भी है, उसको उसने मल्टीप्लाई किया, मतलब एक में स्कोर का डिफरेंस कर रहा है और एक में स्कोर का प्रोडक्ट कर रहा है। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये टॉस 1 क्या प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, बताओ जी। टॉस नंबर 1 क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 क्या मल्टीप्लाई होने का आंसर आगे का नहीं पढ़ो ना, बता रहा हूँ अभी फिलहाल सारे अपने सैंपल स्पेस बना के सारी पॉसिबिलिटीज निकालो। टॉस नंबर 1 में क्या हुआ कि मैंने जब भी टॉस करूंगा पहली दफा तो या तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, और दूसरी दफा जब टॉस करूंगा यहाँ पे टॉस नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। अभी मैं इवेंट ए कर रहा हूँ, इसमें क्या डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इधर सब्ट्रैक्ट लिखता हूँ माइनस, अब मैं डिफरेंस निकालता हूँ 1 - 1 ये 0 हो गया, फिल करो इसको। अब 1 - 2 ये 1 हो गया, ये सिंपली 2 हो गया, 3 4 और 5 यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो 1 ये 0 ये 1 2 3 4, सिमिलरली ये क्या होगा 3 - 1 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2। सही है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, एक पैटर्न बन रहा है ना, तो डायरेक्ट पैटर्न को फॉलो कर दो। ये 4 5 कर दो, ये 3 2 1 0 1 और 4 3 2 1 0। असल में कर क्या रहा हूँ, हर ग्रिड में मैं फिल कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 6 - 6 0 हो गया, 5 - 5 0, 4 - 4 0। तो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंस निकाला है। अब इसमें इवेंट ए इसने क्या बताया, स्कोर्स डिफर, देखो डर क्यों रही हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसने बोला स्कोर्स डिफर बाय 3 और मोर, तो कितने स्कोर ऐसे हैं जो कि 3 या 3 से ज्यादा है, मतलब तो एक ये रहा 2 3 ये 3 वाले हैं, या 3 से ज्यादा ये कितने हैं, तकरीबन ये 6 नीचे हैं 6 ऊपर है, टोटल 12 है। तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 12 आउट ऑफ टोटल कितने, 6 by 6 का मैट्रिक्स बना है ये, 36 है टोटल। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी ऑब्टेनिंग अ स्कोर व्हिच डिफर्स बाय 3 और मोर। समझ में आया ये? फिर इसने इवेंट बी क्या बताया, ये दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ये जो मैंने बनाया ना इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, कि जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ट्री डायग्राम में कैलकुलेशन करो नहीं होती, बस वो ट्रीट बनाओ। हाँ 2 क्यों लिया, 2 लिया मैंने। इसने बोला स्कोर्स डिफर बाय 3 और मोर, तो 3 या 3 से ज्यादा, आपने 1 भी लिया, 1 का लिया है, 3 है, 3 लेना है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 6 और 6 ना 12 है, 6 नीचे 6 ऊपर है, 3 4 5 6 2 है, 4 5 6 सही है। इवेंट बी क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स इज ग्रेटर देन
8। अब मैं इसी चीज को मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट निकालूंगा। ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से चले गया? वापस बताओ, ये क्लास छोड़िए उसमें। अब यहाँ पे इसने कहा था प्रोडक्ट, ये तो नई चीज है, ये तो किसी ने भी नहीं पढ़ा अभी तक। सैंपल स्पेस ये चीज समझ में नहीं आई। ये सैंपल स्पेस उससे ऊपर वाला बता दो, एंड वापस बता। इवेंट बी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 8। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मेरे पास पॉसिबिलिटी तो यही आएंगी, लेकिन अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या बनता है, ये सारे हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला था। अब मैं प्रोडक्ट करूंगा 1 बाय 1 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 और 12, 3 6 9 12 15 18, 4 8 12 16 20 और 24, 5 10 15 20 25 और 30 और 6 12 18 24 30 36। अब इसने बोला क्या, इवेंट बी क्या है, स्कोर इज ग्रेटर देन 8। कितने ग्रेटर देन 8 हैं, अब ये आपने देखना है। ग्रेटर देन 8 1 2 3 4 और ये सारे ग्रेटर देन है। काउंट कर लो, कहाँ है 9, हाँ ये भी ग्रेटर देन 8 है। 20 है, तो ये 20 आउट ऑफ टोटल 36। इसने कहा था ग्रेटर देन 8 ना। प्रोडक्ट निकाला सर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट आर अपीयरिंग ऑन द डाइस। जैसे अगर पहले दोनों छक्के फेंके एक साथ, डाइस फेंके, तो 4 और 4 आ गए दोनों में, तो मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया ना। 36 नहीं आएगी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो नंबर आ रहा है 36 पॉसिबिलिटीज है, ये है 1 2 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सारी पॉसिबिलिटीज है ना जो नंबर आ सकती हैं। टोटल 36 आ सकती हैं इस तरीके से कॉम्बिनेशन। 36 वैल्यू कैसे आ रही है, 36 वैल्यू ये असल में जो है 36 लिखा ये प्रोडक्ट है ऑफ द नंबर्स दैट आर कमिंग ऑन द डाइस। अगर 6 6 आ गया, मैंने डाइस फेंके, दोनों पे 6 6 आ गया, तो मेरा इधर मैं लिखूंगा क्या, द प्रोडक्ट लिखूंगा, तो 6 और 6 क्या होता है, 6 टाइम्स 6, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, जो स्कोर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। प्लस क्या था, सम क्या था वो, द सम, द स्कोर इज द सम ऑफ दिस सम। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। स्टेट विद द रीजन वेदर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस पर हम बाद में आते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन होता है कौन नहीं होता, इसको फिर बाद में आते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, हो जाता है। तो ये हमारा पास था, ये सैंपल स्पेस हमेशा इस तरीके से होती है जहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत होती है, और पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज मैंने निकालनी है इसमें, सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और सवाल मैंने निकाला, ये भी, ये गौर से सुनना। इन अ सर्टेन कंट्री 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल। इसका मतलब है कि बाकी सारे क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे, चलो आगे पढ़ता हूँ, पहले बोलते हैं। इट इज नोन दैट 5% ऑफ द मेल्स आर, सही है, 54% आर मेल, 5% आर कलर ब्लाइंड ऑफ द मेल्स, एंड 2% ऑफ द फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड। आवाज भी इतनी देर के आप लोगों का आवाज इंस्टेंट है। तो इसका बनने का क्या, हमारे पास दो चीज़ आ रही हैं, मेल फीमेल, और एक आ रहा है कलर ब्लाइंड हो या कलर ब्लाइंड ना हो। ठीक है, तो अगर इसका मैं स्टार्ट करता हूँ, बंदा चूज करूंगा तो या तो वो मेल आएगा या तो फीमेल होगा, पहली बात तो ये।
तो ये मेल आ गया और ये फीमेल आ गया। मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 54% क्या होता है? 0.54 परसेंट का साइन हटता है, डिवाइड में 100 आएगा। परसेंटेज में रख दो, पॉइंट्स पे रखते ज्यादा काम रहता है। डिवाइड बाय 100 का है, परसेंट का साइन हटता है, ऐसे नहीं निकाल सकते 54%। वही आ गया। तो ये फीमेल कितना होंगे? 1 में से माइनस कर दो, 0.46। अब इसने बोला था कि अगर मेल है तो मेल में 5% ऐसे मेल हैं जो कि कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड, CB, और उसको क्या बनेंगे? नॉट कलर ब्लाइंड, कलरफुल। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड का क्या 5%, तो 0.05 हो गया। और जो कलर ब्लाइंड ना हो वो कितना हो जाएंगे? 0.95। 1 में से माइनस करना है। आके बता रहा हूँ ना, वो फीमेल का कलर ब्लाइंड होने का। तो अगर फीमेल है तो फीमेल कलर ब्लाइंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 2% है, तो 0.02। और वो औरत, ठीक है बिल्कुल, 0.98। ये हमारे पास बन गया आराम से, इजी। बाय चूजिंग a person is chosen at random and found to be color blind। तो मतलब इसने कंडीशन दे दी कि एक बंदा हमने पकड़ा है और कलर ब्लाइंड निकला। तो मेरे पास अभी क्या पॉसिबिलिटी है कलर ब्लाइंड वाले की? मेल कलर ब्लाइंड और फीमेल कलर ब्लाइंड। बंदी नहीं बोला, ये तो इसने बोला है ना, इसने ये भी नहीं बोला था कि मेल है या फीमेल है, इसने बोला था कलर ब्लाइंड है। तो मैंने मेल कलर ब्लाइंड को भी पकड़ लिया और फीमेल कलर ब्लाइंड को भी पकड़ लिया, ये मेरी कंडीशन थी। फिर क्या है, बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज मेल। तो मेरी कंडीशन जो होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर बनता है। कंडीशन क्या थी? कि आपका बंदा जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो दोनों कलर ब्लाइंड वाले नीचे आ गए, मेल कलर ब्लाइंड और फीमेल कलर ब्लाइंड। और इन दोनों में से आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए कि जो मेल कलर ब्लाइंड है, तो वो ऊपर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। मेल कलर ब्लाइंड का 0.54 टाइम्स 0.05, फिर ये 0.5 नहीं करो, 0.05 प्लस 0.46 टाइम्स 0.02, टोटल 0.02 ना, कलर ब्लाइंड वाले रहोगे ना। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन मिल जाएगा 6 मार्क का। हेलो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया काम। इसके बाद जो काम की चीज है ना हमारे पास, ये सिंपल ट्री डायग्राम बनाना भी देख लिया, सैंपल स्पेस बनाना भी देख लिया। जितना आप पास पेपर्स करोगे प्रैक्टिस, उतना बेहतर हो जाएगा। अब एक और चीज आती है फाइनल प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर, वो आज होपफुली करके निपटा देंगे। और वो इजी वाला पार्ट है। क्वेश्चन मुझे बताया ही नहीं, क्वेश्चन क्या है यार। इसके बाद आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास आया था कि कोई इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक चीज है और एक चीज होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसकी लॉजिक में अभी फिलहाल जाने के लिए टाइम नहीं है, आप लोगों को दी थी उस वक्त। तो मेन इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्चुअल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम पहले प्रोबेबिलिटी को रिलेट करते हैं विद सेट्स और वेन, सेट्स और वेन डायग्राम के साथ। वेन डायग्राम के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मिलते जुलते हैं। वेन डायग्राम आप लोगों को पता है क्या होता है? वेन डायग्राम में क्या होता है? इस तरीके से एक यूनिवर्सल का सेट बनता है, एक
बॉक्स बनता है, उसके अंदर आपके पास सेट्स होते हैं, 2 सेट हो सकते हैं या 1 सेट हो सकता है, समझ लो फिलहाल अभी एक ही है, ए बोल देते हैं। और शेडिंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट तो उसका मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, पढ़ा है ना ये यूनिवर्सल होता है, वो लेवल मैथ में ये पढ़ा है। वो यूनिवर्सल का सेट होता है, उसके अंदर ए का अगर दिया हुआ है सेट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, ए नॉट, हाँ ए नॉट बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो ए को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड करना, तो ए को छोड़ के बाकी सब कुछ मतलब बाकी सब कुछ जो यूनिवर्सल के अंदर हो लेकिन एक हिस्सा ना हो, तो ये हमारा से इस तरीके से आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक और सेट बनाता हूँ, अगर यहाँ पे शेड करने हुए कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ये ए है ये बी है, यूनियन का मतलब होता है मिला देना, तो जो दोनों का हिस्सा हो, इंटरसेक्ट होता है एन, ये यू बना हुआ है, ए यू यूनियन होता है, ठीक है, तो ए का भी सारा हिस्सा और बी का भी सारा हिस्सा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यू यू होता है और इसको एन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, ये वाले एन नहीं, हमने दिया आपने? हाँ ये इंटरसेक्शन में होता है, नहीं करो इसी तरीके से अगर कहता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन को शेड करो, तो हमारे पास कौन सा होगा, बीच वाला धागा शेड होगा, जो कि दोनों के अंदर आया कॉमन पार्ट जो है वो हमारे पास आता है। अब इसको रिलेट करते हैं हम यूजिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब हर चीज, सारी पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे बात होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्यों, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब यूनिवर्सल हर चीज ही होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट चाहिए तो मैं क्या करूं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, सही है, सिंपली ये हमारे पास हो गया। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ की बन सकती है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स है, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, तो उसको भी अगर मैं शेड करना चाहता हूँ यूजिंग सेट्स और व्हेन, तो हमारे पास इस तरीके से ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। तो असल में ये जो आप शेड कर रहे हो एरिया को, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सिंपली प्रोबेबिलिटी, ये ऊपर वाला शेड जो हुआ बस ये भी फिलहाल जो बताता हूँ। अब ये चीज को टोटल ओवरऑल ये जो शेडिंग होती है इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, पी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बार बार मैं ये कुछ फॉर्मूला भूल जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए एंड बी। अच्छा पहले तो आपको पता होना चाहिए और एंड का फर्क, और का मतलब होता है या तो ए आ जाए या तो बी आ जाए, दोनों से काम चल जाएगा, तो ये असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मिक्स कर दो ना दोनों को, ए में से भी कुछ भी आ जाए बी में से भी कुछ भी आ जाए काम हो जाएगा। ए एंड बी का मतलब होता है कि ए भी हो और बी भी हो, तो ये हमारे पास दोनों का ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन होती है, क्या है सही, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, तो ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटीज को निकाल सकते हैं, कि अगर हमें जो है ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, इवेंट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, तो दोनों की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरीके से हम इसको इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे प्रूव भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रूव करने का टाइम तो कर लेते हैं। आपके पास ये दोनों है ए और बी है, इसने बोला क्या है कि आपको निकालना है ए यूनियन बी, मतलब कौन सा इलाका, ये सारा, तो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, ये इलाका कैसे आएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या है कि आप ए और बी दोनों को ऐड कर दो, मतलब ये पूरे पूरे
सर्कल, ये भी सर्कल पूरा आ जाएगा और ये भी सर्कल पूरा आ जाएगा। और उसमें से आप क्या निकाल रहे हो, जो कि बीच वाला पार्ट है, जो कि इंटरसेक्शन है, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ये आपने निकाल दिया, तो बचेगा क्या, वही बच जाएगा ना एरिया ए यूनियन बी वाला, क्योंकि जब ए और बी को मिक्स किया, ये जो कॉमन वाला पार्ट था ये ओवरलैप हो गया था। जब आपने ए और बी को मिक्स किया था तो ये कॉमन वाला पार्ट ओवरलैप हो गया था, और वो ओवरलैप वाले पार्ट को आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या आपके पास, वही इलाका जो आपको ए यूनियन बी का दे रहा है ना, जो कि ये कंप्लीट है। समझ में आया? तो असल में ये फॉर्मूला जो है इस चीज से रिलेटेड है। तो अब इसमें करने का क्या है हमें, ये तो सिंपल फॉर्मूला है और इसको हमने इस्तेमाल क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के आपके पास दो सिंपल तरीके हैं ढूंढने के। ये रहा कि अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, तो उस केस में अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इस चीज को ये प्रूव कर रहे हो तो हम बता देते हैं कि भाई एक दूसरे के क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इस केस में देखो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है पी ए एंड बी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये 0 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा केस जिसके अंदर दो इवेंट्स साथ अगर नहीं हो सकते, वो हमारे केस क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ऐसा केस जिसमें साथ अगर नहीं हो सकते, वो हमारे क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर यही चीज को मैं ऊपर जो सवाल दिया था ना, इसमें मांगा था कि वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव, तो अगर देखो हमारे पास कोई एरिया हो रहा है, दोनों साथ अगर हो रहे हैं सेम कंडीशन पे, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर साथ अगर हो रहे हैं, जैसे अगर मेरे पास क्या आता है 6 और 3 आता है, देखो तो 6 और 3 का सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आता है, 3 आंसर आएगा, जो कि इवेंट ए को पास कर रहा है। इवेंट ए क्या था आपके पास, इवेंट ए का अगर मेरे पास दो डाइस है ना, दोनों डाइस को मैंने फेंका, अगर मेरे पास 6 और 3 आता है, तो 6 और 3 का सब वो करें, डिफरेंस निकाले, क्या आंसर आता है, 3 आता है, तो वो इवेंट ए को पास कर रहा है। और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, 18 आता है, तो इवेंट बी को भी पास कर रहा है, मतलब सेम कर रहा है ना। 18 क्या है, 9 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, इसने क्या बोला, इवेंट बी, इवेंट बी, इवेंट बी आपके पास था कि आपका प्रोडक्ट क्या हो, 8 से बड़ा हो, तो 6 और 3 से आंसर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 18 आया ना। आपने एक डाइस फेंकी था, ये कंडीशन सवाल याद नहीं आ रहा क्या, दो डाइस फेंका था, दो डाइस फेंके थे और जो नंबर आए थे उसको आपने डिफरेंस निकाला था और उसको आपने प्रोडक्ट निकाला था। डिफरेंस अगर आपका 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा होता है तो आप उसको काउंट करते हो इवेंट ए का, और अगर आप प्रोडक्ट 8 से बड़ा आता है तो उसको काउंट करते हो इवेंट बी में। अब आपको चेक करना है कि इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, नहीं पता ना, अभी आपको चेक करना है, ऐसे नहीं पता चलता ना। इसको चेक करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या बताई कि ये दोनों इवेंट साथ अगर नहीं होने चाहिए, देखो इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या दी हुई है देखो कि मैं दोनों चीजें एक साथ अगर नहीं होनी चाहिए तो मैं बोलूंगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन इस केस में दोनों साथ अगर हो रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 6 और 3 का, मैंने दोनों डाइस फेंकी और 6 और 3 आया, तो डिफरेंस क्या आएगा 3 का, और मैं प्रोडक्ट करो 18 आया विच इज ग्रेटर देन 8, दोनों को पास कर रहा है ना, तो दोनों को पास नहीं करना चाहिए था, नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसके अंदर जो ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं है ना 0, तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कंडीशन आपने याद रखनी है, अगर ये 0 हो जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, नहीं होंगे तो नहीं है। मतलब के आंसर गलत है, 0 नहीं, 9 से 8 छोटा आता तो 0 हो जाता ना। आपका ओवरलैप नहीं करना चाहिए था दोनों में चीजों का, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर ओवरलैप हो रहे हैं दोनों साथ एक साथ हो रहे हैं तो आप बोल रहे हो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, हो तो रहे हैं, अभी तो बताया 6 और 3 के साथ डिफरेंस 3 आया और
प्रोडक्ट 18 आया, दोनों ए और बी को पास करा ना, तो 6 और 3 एक ही काम कर रहा हूँ, लेकिन दोनों चीजें पास हो रही है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने के लिए, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला आ गया, आ गया इसका, हाँ ये रहा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को चेक करना है तो हमारे पास सिंपल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर बराबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन है हमारे पास इंडिपेंडेंट चेक करने की। कि अगर ये इसको फॉलो कर देंगे तो हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। सिमिलरली ऊपर वाले के लिए क्या था कि अगर ये ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी अगर 0 आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वरना नहीं है। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। माहम समझ में आया? इसके एक दो क्वेश्चन निकालते हैं जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बताया हो। ये रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट और नॉट। इंडिपेंडेंट चेक करने का भी कह रहा है, ये वाला इंडिपेंडेंट वाला शो करा, ठीक है। एक दफा सुन लो तमीज से, ये आखिरी सवाल कर रहा है, ठीक है। टिम थ्रोज अ फेयर डाई ट्वाइस, ठीक है। एक ही डाई था उसके पास, उसको 2 दफा फेंका, एंड नोट्स द नंबर ऑन ईच रो। टिम कैलकुलेट्स हिज फाइनल स्कोर। अब इसका स्कोर ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है, ये आपने सोचना है। इफ द नंबर ऑन द सेकंड थ्रो इज अ 5, अगर सेकंड थ्रो में नंबर 5 आता है तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाइज द टू नंबर्स। तो कहता है इफ द नंबर ऑन द सेकंड थ्रो इज नॉट अ 5, he adds the two numbers, find the probability that his final score is 12 या 15, ये बात की बात है। तो हमने क्या बनाना पड़ेगा इसका सैंपल स्पेस, इसको मैं क्या बोलता हूँ, थ्रो नंबर 1, और इधर मैं लिख देता हूँ थ्रो नंबर 2। थ्रो नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, और इसके बाद यहाँ पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। अब इसको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट इट हैज गिवन अस। पहली कंडीशन इसने क्या बोली कि अगर दूसरे थ्रो में 5 आ जाए तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा दोनों दोनों स्कोर्स को, दोनों नंबर को। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्कोर में 5 मतलब ये सारे ना, सेकंड थ्रो में 5 आ जाए, सेकंड थ्रो में 5 आएगा तो वो मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 और 1 ये 5 हो गया, सिमिलरली 5 टाइम्स 2 ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20 25 और 30। दूसरा थ्रो नीचे वाला, ये वाला 1 2 3 4 लेफ्ट वाला ना, हाँ दूसरे में 5 आएगा तो ये वाला, ये इधर की है, उधर की है। दूसरे में 5 आएगा तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा नंबर्स को, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसने बोला है कि अगर 5 नहीं आता तो वो ऐड करता है दोनों को, तो मतलब बाकी सारे तो ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3 4 5 और ये 7, सिमिलरली 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 8 9 10 11 और ये 12।
अब इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालो कि इसका स्कोर जो है 12 आ जाए। तो 12 कितने हैं, एक ही आउट ऑफ 36। तो ये हमारे पास आ गया पहले पार्ट का। फिर हमारे पास है पार्ट बी, कह रहा है कि स्कोर 5 आ जाए। 5 कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है, 5/36 हो गया। और यहाँ पे ये 12 था। अब इवेंट ए बी एंड सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। द नंबर ऑन द सेकंड थ्रो इज 5, the sum of the numbers is 6, the product of the numbers is even। अब यहाँ पे देखो इसने 3 इवेंट्स बताए हैं और एक में कह रहा है कि सेकंड थ्रो पे 5 आ जाए, सम कह रहा है कि 6 आ जाए, और क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इवन। तो इन तीनों के लिए क्या करें, वापस बनाने पड़ेंगे। या तो एक के ऊपर हम बनाए ये सारे, एक के ऊपर बड़ा, एक बड़ा सा बनाते हैं, उसके ऊपर तीनों चीजें डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब काम तो वही है ना कि 1 6 और 6 नीचे आएगा, लेकिन एक ही बड़ा सा बनाते हैं, उसके अंदर तीनों इवेंट्स का इंक्लूड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इसको, फर्स्ट थ्रो कितना मार्क है, देखो 5 मार्क का दिया हुआ है, तभी हमारी वर्किंग करनी पड़ती है। और ये सेकंड थ्रो है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको कहता हूँ 1, जगह ही नहीं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं ब्लू कलर लेता हूँ फॉर इवेंट ए, सही है। इवेंट ए क्या कह रहा है, द नंबर ऑन द सेकंड थ्रो इज 5। सेकंड थ्रो इज 5 में ये हो जाएगा 5 1, ये वाला हो जाएगा ना, ये सारे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ सिर्फ कलर कर रहा हूँ, सही है। तो इवेंट ए का मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 5/5 है या कितना है, 6/36। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दिख गई कि 6 तरीके थे सिर्फ, नहीं वो अलग, बहुत अलग इवेंट था, अलग इवेंट था भाई। फिर प्रोडक्ट सेकंड क्या कर रहा है, सम ऑफ द नंबर्स इज 6। सम के लिए मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। सम 6 पकड़ना, सिर्फ वो वाले पकड़ो जिसको सम 6 है। ये 6 दे रहा है, 4 और 2 6 दे रहा है मुझे, 5 और 1, और ये 4 और 2 भी 6 दे रहा है, 5 और 1, 5 और 1 भी 6 दे रहा है, यहाँ पे 5 और 1 भी 6 दे रहा है, 3 और 3, 3 और 3 कर दिया ना, 6 और 1, सही है ना, आ गया ना, 6 और 1 7 देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5/36। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इवन। प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए इवन, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर तो सारे होंगे, इवन नंबर होता है। प्रोडक्ट इज इवन, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट इवन है, ये तो सारे ही हो जाएंगे। 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही आएगा ना आंसर। 3 से 6 होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होगा, और 3 4 जा 12 होगा, और 3 6 18, 3 6 जा 18, 5 2 जा 10, ये तो सारे ही होंगे, 1 5 2 2 3, और ये भी होगा, ये भी होगा। फिर 5 2 जा 10, 5 5 4 जा 20, और ये 30, और 6 वाले भी सारे होंगे। 6 जा 4 क्या 5 क्या 5 2 है ना, वो रेड वाले तो अलग था, 26, रेड वाला तो बी के लिए था। हाँ रेड वाला बी के लिए रखा था मैंने, उसको मैंने ब्लैक दिया था और उसको मैंने ब्लू दिया था। हाँ ना, देख तो रहा है, नहीं दिख रहा, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है इसका, ये सी 26। जितने नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर दे, सबको काउंट किया, जितने नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर दे। कंफ्यूजन लग रहा है। ब्लैक वाले ना, आप क्या करें, थोड़ा सा क्या कह रहे, बाय कैलकुलेशन फाइंड व्हिच पेयर्स इफ एनी ऑफ द इवेंट ए बी या बी सी या कौन सा इंडिपेंडेंट है। सर अभी तो आपने कलर से कर लिया, पेपर में क्या करेंगे, अलग
अलग अलग बनाओगे, तीन तीन अलग बना देना, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका क्या है कि आप क्या निकालो, एंड यूनियन वो पी ए एंड बी करो और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना। हमारे पास ये तो पता चल गया ना, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी तीनों पता चल गया, मल्टीप्लाई तो करेंगे वो बाद में करेंगे। अभी हमें निकालना क्या, चेक किससे करना है कि ए एंड बी अगर आ रहा है किसी के साथ, ए एंड बी क्या है, ए एंड बी मतलब ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। तो अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, जहाँ पे रेड भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है। रेड और ब्लू कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है, 1/36। फिर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, मतलब जहाँ पे ए, जहाँ पर आपके पास ब्लू और ब्लैक आ रहे हो, दो जगह पे आ रहे हैं। फिर आपके पास बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, जहाँ पर आपके पास रेड और ब्लैक आ रहे हैं, दो हैं, दो हैं, हाँ दो हैं। आपको चेक करना है कि कौन से इसमें से इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, इसको इन दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई 3/6/36 मल्टीप्लाई 5/36 क्या आता है, ए और बी के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। नहीं आया ना, वो ए यूनियन 1/36 तो नहीं आया ना, हमने बोला कि 1/36 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आ गए ना सेम तो इंडिपेंडेंट होगा। अब आप निकालो, कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मल्टीप्लाई कर लो ना, ये भी नहीं है, नहीं है, फिर आगे ये भी नहीं होगा, कोई भी नहीं है मतलब। It's not independent. फाइंड इफ एन, इसने बोला था No, but I want independent. कैलकुलेशन दिखाएगा ना वर्किंग, नहीं है मतलब नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया सवाल, लेकिन इसके अंदर काफी चीजें आ गई हैं।